संजीव भाई, जैसा कि अभी हेमंत जी बतला रहे हैं कि ऐसा मिटाने की कोशिश है, दीवार पे जो कुछ लिखा गया है। और आप कह रहे हैं कि 33 साल में बिहार में कुछ नहीं हुआ, आरक्षण की बात हुई और कुछ हुआ नहीं। गरीबी के लिए कोई रोड मैप नहीं है। मैं भी अक्सर बहुत लोगों से सुनता हूँ, गरीबी हटाने के लिए कोई रोड मैप नहीं है। गरीबी हटाने के लिए रोड मैप क्या होता है? किसने रोड मैप दिया? और जो नीतीश कुमार, चाहे वो क्राइम करने की कम करने की बात हो, या लड़कियों को आगे बढ़ाने की बात हो, महिलाओं को हिस्सेदारी देने की बात हो, जाति सर्वेक्षण में गरीब आदमी को पहचानने की बात हो, उनके साथ उठ के सरकार किस तरह से साथ दे उसकी बात हो, या इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, या सड़कों के विकास की बात हो, गरीबी को हटाने का रोड मैप और क्या हो सकता है? देखिए, बिहार में ही नहीं, पूरे देश में गरीबी लगातार बढ़ती रही है। और यही कारण है कि स्वीकृति भी इसकी इस रूप में है कि 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री इसको अपनी उपलब्धि बताते हैं कि हम 5 किलो चावल दे रहे हैं, या और चना दे रहे हैं, और दूसरे अनाज दे रहे हैं। तो ये तो एक प्रसंग है। रोड मैप जो बनना है वो देश के भी स्तर पर बनना है और बिहार के स्तर पर। इस पर जब बात होगी बिहार की औद्योगिक नीति, आर्थिक नीति को लेकर के, तो ये एक बड़ा प्रसंग है धनंजय जी। और बिहार एक एग्रीकल्चर बेस्ड राज्य रहा है, तो यहाँ की उद्योग की नीति भी अपने तरह की होगी। बड़े उद्योग बड़ी मुश्किल से यहाँ लगेंगे, लेकिन उसका अपना एक प्रोसेस हो सकता है, कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो इसकी ज़रूरत थी, ये प्रसंग अलग है। और जो आज आपका जो इस दिशा में कुछ काम नीतीश जी ने किया भी है, तो आप इस तरीके से उनको कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। आप सही कह रहे हैं कि गरीबी उन्मूलन को लेकर के कई योजनाएं रही हैं, जिससे सबसे हाशिए का तबका भी, जिसको कहा जाता है, कि नीतीश जी ने वहाँ अपना वोट बैंक बना लिया। जैसे महादलित सेक्शन में अपना उनका एक बड़ा वोट बैंक है। तो काम होता रहा है। आरक्षण को लेकर के जो हमले होते हैं, वो हमला स्वाभाविक है। ये 30 सालों में चूंकि जो सत्ता जिनकी थी, बिहार में हुआ ये था कि सबसे पहले बंगालियों की सत्ता थी जब बिहार बना, और उसके बाद कायस्थों की सत्ता आई। फिर भूमिहारों और ब्राह्मणों की सत्ता आई, और वो ग्रेजुअली बहुत जल्दी से तेजी से चीज़ें बदली बिहार बनने के बाद। और उसके बाद वो सब रिप्लेस होते चले गए। तो वो बेचैनी तो रहेगी समाज में भी। यदि आज 14% यादव हैं और 14% नौकरियों में है, भले ही ABCD का वर्गीकरण नहीं हुआ है, तो एक खास किस्म से वो चूंकि विजिबिलिटी अब दिखने लगी, यादवों के अलावा कुर्मियों की दिखती होगी, कोयरी समाज की दिखती होगी, अति पिछड़ों की कम भागीदारी है, दलितों में भी भागीदारी अब दिखने लगी है। हम लोग बातचीत में, अब तो आंकड़े भी सिद्ध हो गए हैं, लेकिन आंकड़े शब्द हेमंत जी से लेकर तमाम लोग बताते रहे कि धोबी जाति क्या अच्छा रिप्रेजेंटेशन है एमंग, वो 30% तो कैसे हो जाएगा? तो सवाल ही नहीं। तो ये दिखने लगा है, तो इससे एक इरिटेशन सवर्ण समाज में पैदा होता है, और वो विमर्शों को बनाने में बड़ा माहिर जमात है, तो वो कर लेते। लेकिन उसको पता है कि सत्ता अब उसके हाथ में नहीं आने वाली है। संख्या, चूंकि भारत जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, और उसमें संख्या बहुत मायने रखता है। संख्या 32%, 33% से शुरू होता है आरजेडी। आरजेडी से मुकाबला भारतीय जनता पार्टी किसी सूरत में नहीं कर सकती है। आरजेडी को कोई खत्म कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस खत्म कर सकती है, जो बिहार में ऐसी स्थिति में नहीं। कांग्रेस इसलिए खत्म कर सकती है कि जो माई समीकरण है 32 से उसको 14 पे ला सकती है। सबसे पहले लालू प्रसाद परिवार की बात में कर, उनको सीधे 14 पे ला सकती है। लेकिन ऐसा करने के लिए उसकी अल्पसंख्यकों का विश्वास, खासकर मुसलमानों का विश्वास, ये होना चाहिए कि कांग्रेस जो है अब अपने बल पे सत्ता, या इस ऐसी स्थिति में है कि सेकंड नंबर की भी सत्ता बन सकती है, तब भी वो कर देगा। लेकिन ये भी अभी होने वाला नहीं। तब यहाँ बीजेपी की राजनीति धनंजय जी फंस जाती है। और ये फंसी है तो आप लगातार अभी से नहीं, 5-10 साल पहले से भी, जब से नीतीश जी से 2010 से मानकर चलिए, 2010 में जब उन्होंने जेस्चर लिया मोदी जी के खिलाफ, और फिर धीरे धीरे सारी कहानियां हम सबके सामने हैं, तो एक बेचैनी बढ़ी। अब बेचैनी बढ़ी तो वो अपर ओबीसी के खिलाफ अभियान चलाया। इनका इनका इरादा कोई तथ्यों को सामने लाने का था नहीं, तथ्य सामने अब आ गए। लेकिन अपर ओबीसी के खिलाफ चलाना है तो यादव, कुर्मी, कोयरी और तमाम लोगों के खिलाफ, अब कुशवाहा, इनके खिलाफ चलाएंगे। तो वो अति पिछड़ों के ऊपर उन्होंने दांव लगाने शुरू कर दिए। आप देखिए, एक दौर में नीतीश जी के इर्द गिर्द और जो ट्रस्टेड नेता थे, इसको इस तरह से भी देखिए
कि सिर्फ बिहार में नहीं, देश के स्तर पे भी क्या बीजेपी कर रही है। देश के स्तर पे भी बीजेपी जो है जो ओल्ड गार्ड थे हैं, मतलब जो आडवाणी और अटल टाइम के, जिसकी बार बार बात नीतीश जी भी करते रहते, वो भी उसी दौर में मंत्री रहे, तो उस दौर के नेताओं को डाउनसाइज किया जा रहा है। उसका असर बिहार में भी है। नीतीश जी के साथ काम करने वाले, हेमंत जी ने नाम लिया सुशील मोदी, क्योंकि उस समय नीतीश जी ने बीजेपी के नेताओं को पनपने भी नहीं दिया, अपनी छाया में रखा। सुशील मोदी छाया माने जाते। तो ये भी समस्या बीजेपी की है कि एक छाया के जरिए काम कैसे करे। दूसरा, उसको हटाना भी है, पुराने तमाम लोग हटाए जाएंगे, इंक्लूडिंग गिरिराज सिंह वगैरह। तो एक नए लोगों को उन्हें ग्रूम करना था। ग्रूम करने की सबसे पहली कोशिश पिछड़ों में की उन्होंने। दो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने अति पिछड़ों से दिया। फागू चौहान यहाँ थे, शायद मैं नाम नाम भूल रहा हूँ, फागू चौहान, और उनको पूरे अति पिछड़ों के बीच में खूब घुमाया जाता था, गवर्नर के तौर पर अभी गए, तो बड़ी रैलियां, तो वो एक दौर चला। लेकिन नीतीश जी का एक ऐसी छवि है जो मैंने महादलित वाली कही, उसी तरह अति पिछड़ों में है। तो इतना आसान नहीं अति पिछड़ा फोड़ लेना, यहाँ नीतीश उनके लिए संकट है। महादलितों को फोड़ना संकट है, यानी डिविजिव पॉलिटिक्स के बीच में उंगली रख दी है नीतीश जी। तो अब यहाँ है कि नीतीश जी हट जाएंगे तब सीधे टकराव होगा लालू प्रसाद जी का के परिवार का होना और आरजेडी का होना उनके लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक बरस की सत्ता में खेलने में ये लोग माहिर हैं। लेकिन ये वही उनकी मुश्किल भी है, क्योंकि वो 32 वाला जो हमने आपको गणित बताया, तो उसमें वो नहीं हो पा रहा है, उन्हें हटाना भी है पुराने लीडर्स को। तब इन्होंने कुशवाहा समुदाय को कोशिश की कि किया जाए। वहां भी एक फोर्स था उपेंद्र कुशवाहा, जिसको ये लेकर आए और लगभग उनको खत्म कर दिया है उन्होंने। नया नाम भी जो लेकर आ रहा है वो आरजेडी बैकग्राउंड से लेकर के आ रहा है, वो है सम्राट चौधरी। कुशवाहा ऐसी स्थिति में नहीं है धनंजय जी कि किसी भी समूह का, वो उनका लोकेशन तो अपर ओबीसी का है, उनका भी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है, वो दिखते हैं आर्थिक रूप से भी, तो वो लेकिन ऐसी स्थिति में नहीं है कि पिछड़ा अति पिछड़ा की राजनीति में वो उनको नेतृत्व देते। ऐसा नहीं हो सकता। आज पटना में एक तस्वीर लगाई गई है कि एक यादव जो है वो बैठा है कृष्ण की भूमिका में, रथ हाँक रहा है और सम्राट चौधरी को वो अर्जुन है और ले जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो क्योंकि कुशवाहा जाति समुदाय बहुत सारी अन्य जातियों की तरह उसका वोटिंग पैटर्न है, अपने लोग जहां से खड़े होते हैं वहां उस तरीके से वो वोटिंग भी करता रहा है। तो इसलिए बीजेपी फंसी हुई है। बीजेपी को और दूसरी चीज कर दी नीतीश जी ने 7 तारीख को कि मुद्दा विहीन कर दिया, कोई मुद्दा ही नहीं बचा। तो नीतीश जी की गलती से एक थोड़ी घटना घट गई और वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको मुद्दे को जो है, तो जिसको कहते हैं राई को पहाड़ बना देना, तो वो पहाड़ बनाने की पहाड़ है वो, लेकिन उनके बेंटक से पहाड़ नहीं है। वो किसको सम्मान देते? सही कहा उन्होंने कि किसको दे दिया, वो केशव प्रसाद मौर्य को दे दिया क्या? आज जिन कारणों से बंगारू लक्ष्मण का कोई नाम लेवा नहीं है, दलित समुदाय से आते थे, आज तो तोमर साहब का बेटा है। तो सब जानता है लोग उनके यहाँ। तो ये राई को पहाड़ बनाने के लिए एक मुद्दा, क्योंकि मुद्दा ही नहीं है उनके पास, तो वो आज वो अम्बेडकर पुतले पे बैठेंगे। 6 दिसंबर को भी एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं मिलर हॉल में, और जो है आने वाले दिनों में राजघाट पहुंचने वाले, वो उसके पहले हो सकता है 6 दिसंबर के बाद। 6 दिसंबर का भी खेल देखिए। 6 दिसंबर तो बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, लेकिन इसको तो ये नष्ट करते हैं, इनका तो वो उत्सव दिवस है। तो वो कुछ ऐसा करेंगे कि बाबा साहब का मिलर हॉल में, मैं जो कल्पना कर रहा हूँ मिलर स्कूल के सभागृह में, कि बाबा साहब की जयंती होगी और जय भीम की जगह जय श्री राम लगेगा। तो ये कुछ करते भी हैं तो कुछ ऐसा ही करते हैं। ये जो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले कि हमने कर्पूरी ठाकुर को बनाया, हमने बीपी सिंह को बनाया, हमने फलाने को बनाया, कोalition गवर्नमेंट जब होती है तो सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है। कोई ये नहीं कह सकता कि अब कौन कितना मदद किया, ये तो बड़ा मुश्किल है। चेहरा मुंह से कहे, चेहरा कहे कि मैं बड़ा, और मुंह पेट कहे कि मैं बड़ा, पाँव कहे कि मैं बड़ा, तो कौन बड़ा? भाई सबको मिलकर के चीज़ें, कोई चीज़ बनी है, कोई सरकार बनी है, उसका लाभ आपने भी लिया होगा। तो ये तो समझ में नहीं आती। लेकिन एक बात है कि बीजेपी जो है, ऐसा नहीं लगता कि कंफ्यूज्ड है, वो करना क्या चाहती है कुछ को समझ में नहीं आ रहा है, किससे लड़ना है उसको, कैसे लड़ना है उसको, कुछ क्लियरिटी नहीं है। और मुझे एक और चीज़ दिखाई पड़ती है कि बीजेपी की इस 10 साल के शासनकाल में देश का जो बौद्धिक वर्ग था या है, जो भी कह लीजिए,
जो मीडिया में था, जो लेखन में था, जो लगता था कि वाकई एक वर्ग है जो सोचता है देश के लिए, समझता है देश की चीज़ों को, वो कुंद हो गया दिख रहा है, या क्या कहीं फंस गया अगड़े पिछड़े के झगड़े में या हिंदू मुसलमान के झगड़े में। जैसे यहाँ पे देखिए 2 दर्शक का मैं जिक्र कर रहा हूँ। एक दर्शक कह रहे हैं उनको 6 दिसंबर जो है वो काला दिन दिख रहा है, लेकिन वो अंबेडकर की पुण्यतिथि है, वो उनको याद नहीं है। आपने जिक्र भी किया। एक दर्शक कह रहे हैं कि नीतीश ने भले कुछ नहीं किया हो, लेकिन करप्शन नहीं किया उसने। तो ये जो कन्फ्यूजन है देश में, या बीजेपी के भीतर भी, या पढ़े लिखे वर्ग के भीतर, वो कन्फ्यूजन कहाँ से आता है और कन्फ्यूजन क्यों है ये? तो पढ़ा लिखा वर्ग भी अपने अपने इंटरेस्ट से ही संचालित होता है। उनका जो कहना है, आफ्ताब अहमद साहब का, हो सकता है कि उनको उनके जहन में बाबा साहब की स्मृति नहीं हो। और ये दिक्कत हुई है कि डॉक्टर अंबेडकर बहुत लेट आए हैं उत्तर भारत में, पता नहीं वो कहाँ से हैं। यदि वो महाराष्ट्र से हैं और ऐसा कह रहे हैं तब तो सवाल खड़ा हो जाएगा। यदि वो साउथ से हैं और ऐसा कह रहे हैं तो सवाल खड़ा हो जाएगा। और उसका एक वाक्य में उत्तर है कि हम सब ने देखा है कि पिछले 4 5 6 सालों में जो मोदी का खराब इम्पैक्ट के बीच में जो अच्छे इम्पैक्ट हुए, वो ये हुए हैं कि जवाहरलाल नेहरू वापस आ गए, लोग उनको पढ़ने जानने लगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति लोगों में जुड़ाव आया, अल्पसंख्यक समुदाय को यह समझदारी आई कि आरक्षण एक बहुत बड़ा एक सामाजिक परिवर्तन का हथियार रहा है। शाहीन बाग में जय भीम जो है एक नारा बना, शाहीन बाग में सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले की तस्वीरें लगी, साथ साथ में फातिमा शेख की तस्वीरें लगी। तो ये सब के लिए हम अच्छा अच्छा मोदी जी को श्रेय दे देते हैं कि उनके कारण कुछ चीजें ऐसी हुई। हालांकि उसको मोदी जी को भी श्रेय दे सकते हैं, या आंदोलनों की जो धारा होती है ज्यादा मैच्योर होती है तो ज्यादा समझ बनती है। तो वो हो सकता है कि ना जानते हो, ना ध्यान हो, और ये हो सकता है कि डेलिब्रेट भी। लेकिन ये जो प्रसंग है धनंजय जी कि हमने इनको बनाया, एक शायद ये मिनट, लोग। एक मिनट सर। ये लीव टू इंडियन, भाई ये ब्राह्मण भारत छोड़ो, आरएसएस आतंकवादी संगठन है, ये सब मत करो यार। और बार बार एक ही बात मत लिखो, कुछ मतलब की बात हो तो लिखो। नारा लगाना है तो बाहर जाके लड़ाओ, यहाँ मत लगाओ। जी, तो ये है, इसके भी एक कैरी करने वाला समूह है, तो वो चलता है। लेकिन धनंजय जी, जो लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हमने सहारा दिया, शायद वो अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण भूल जाते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि राजनीति में कोई अछूत, उनकी पीड़ा इसलिए झलकती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई गठबंधन ही नहीं करना चाहता। भारतीय जनता पार्टी को जिन लोगों ने मौका दिया, थैंक्स टू देम करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। इसके लिए हम लोग लोहिया कुछ लोग हम लोहिया पे उस तरह से सवाल नहीं खड़ा करते, लेकिन कुछ लोग सवाल खड़ा करते हैं, जेपी आंदोलन पे भी सवाल खड़ा कर देते हैं। हालत तो ये हो गई थी कि एक वोट के बिना सरकार गिर गई थी, नहीं जुटा पाए थे। श्रेय अलग अलग लोगों अलग अलग कारणों से लेते हैं, लेकिन फिर भी है तो रामविलास जी भी नहीं गए थे, बहुत सारे लोग नहीं गए थे इनके साथ। तो ये ऐसा कह देंगे कि हमने सरकार बना दी, यदि आप इतने ही सरकार बना रहे थे तो आपके अटल जी की सरकार तो बच गई होती। परिस्थितियां पॉलिटिकल कुछ ऐसी होती हैं जिसमें आपकी मजबूरी होती है कि आप वहां जाएं, आप जाते हैं, अच्छी बात है। एक बात और कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, सदन में भी बोल रहे थे यहाँ जब ये जो महागठबंधन की सरकार है, जातीय आंकड़े लेकर के जब आई थी, आर्थिक और इसकी गणना लेकर आई थी, उस दिन भी हम ठोक के कह रहे थे कि नहीं नहीं हमने आरक्षण दिया है, आरक्षण वाली सरकार में हम थे, बाबा साहब के सम्मान वाले सरकार में हम थे, मंडल वाले, हमने मंडल का विरोध नहीं किया। किसको मूर्ख बनाते हैं? आप सरकार में हैं तो सरकार में मंडल के लिए तो आप आए नहीं थे, आप तो दूसरे लोगों के दबाव समूह थे कोalition गवर्नमेंट। और जैसे ही मंडल के लोगों ने, जिन लोगों ने मंडल कमीशन को लागू करने के लिए बाध्य किया और सहयोग किया, बाध्य शब्द को हटा दें, पीपी सिंह की भी इच्छा यदि मान लें, रामविलास जी उस समय सामाजिक न्याय मंत्री थे, तो इन सब ने मिलकर के जो माहौल बनाया और मंडल कमीशन लागू हुआ, तो आपने क्या कर दिया? आप तो रथ यात्रा लेके निकल गए, सरकार गिरा दी आपने। तो ये भ्रम लोगों को दे सकते हैं, लेकिन जनता जो है, लोग जो है, उतने भ्रम में नहीं है। तीसरी बात जो है, वो जो आपने कहा कि जो पढ़े लिखे लोग, पढ़ा लिखा कौन है धनंजय जी? पढ़ने लिखने की चेतना तो यदि टुवर्ड्स इक्वालिटी देखेंगे, समता की तरफ एक
मन मस्तिष्क का बनना देखेंगे तो बहुत से लोग सब लोग फेल हो जाएंगे, बहुत बड़ी संख्या फेल हो जाएगी। यदि ये पढ़ी लिखी जमात होती तो लालू नीतीश जी के काल को साइलेंट रिवॉल्यूशन की तरह देखा होता, जो जफर लोग देख रहे हैं। उसको भी देखने के लिए बाहर से आप लोग आता है। कोई अच्छी इस तरह की कोई किताब आपको नहीं मिलेगी, आलोचना की किताबें मिल जाएंगी। तो ये संकट है धनंजय जी, और ये वर्ग बहुत अपना इंटरेस्ट जानता है, कब किस बात को पुश करना है। भारतीय जनता पार्टी इनके हितों का संधान करती है, इनके हितों का अंतिम लक्ष्य रखती है, और कोशिश करती है कि जो जातीय स्ट्रक्चर, मल्टी लेयर्ड जातीय स्ट्रक्चर के बीच के जो विरोधाभास हैं, उस गैप में घुस करके अपने लिए कुछ वोट चुरा लाए। बिहार में तो चुराने जैसी ही स्थिति हो गई। बीजेपी का भविष्य क्या लग रहा है बिहार में? हेमंत जी आपसे पहले पूछ रहा जी। संजीव भाई, डूबता हुआ सूरज दिखाई पड़ रहा है उनको, हेमंत जी को। आप मुस्कुरा रहे थे उनकी बात पे, वो राज खोलते हुए आगे बढ़िएगा। हाँ, वो भी राज खोलता हूँ, उसके पहले आफ्ताब साहब लिख रहे हैं कि बाबा साहब के प्रति सम्मान, और नेचुरल है। मैंने पहला वाक्य तो यही कहा था कि ध्यान नहीं होगा या फिर भूल रहे होंगे। नहीं, तो आफ्ताब अच्छे कमेंट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात की जो है, बाबा साहब की पुण्यतिथि है, तो वैसे भी काला दिवस के तौर पे तो नहीं, लेकिन दुख का तो है भाई। उस समय लोग उसह काल होता होता काल रात्रि झाली, सुबह होते होते अचानक से काल रात्रि हो गई, मराठी का गीत है। तो निश्चित तौर पे हंस मैं इसलिए रहा था कि उन्होंने कहा कि 39 था, अब 40 हो जाना है। तो अली बाबा तो हैं धनंजय जी, ये 40 चोर पर अच्छा। खोजना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अली बाबा तो चलिए लालू जी को मान लीजिए, या दोनों को मिला के मान लीजिए, लालू जी नीतीश जी को, हाँ, लेकिन 40 चोर बड़ा मुश्किल है, टिकट के लिए भी मुश्किल है। कई कई जगहों पे शायद सीधे सीधे वो नहीं होगा। वो डेलिबरेटली 10 से 15 सीटों के लिए कोशिश करेंगे। वो जानते हैं कि हमको इतनी ही सीटें आएंगी, तो उसके लिए करेंगे कि कम से कम उतना आ जाए। यदि ये दोनों साथ हैं, रहेंगे, और रहेंगे ही, अब कहाँ जाएंगे। जीवनी लिखने आए थे नीतीश जी, जीवनी लिखते हुए फंस गए हैं। अभी उसमें कहीं जाने की स्थिति नहीं है, तो जब होंगे तो मुश्किल। बीजेपी के लिए 10-12 जो आप देख रहे हैं, वो किस आधार पर, मतलब कैसे देख रहे हैं? वो कौन सा समीकरण जोड़ रहे हैं? नहीं, अब देखिए सीट वाइज जब बात करेंगे तो फिर वो देखना पड़ेगा ना कि वो कौन कौन से सीटें नहीं, हैं। सीट वाइज तो बाद में बात करेंगे, लेकिन एक जैसे कि बताया हेमंत जी ने कि भाई ये डूबता सूरज है या सांझ की बेला है, तो सूरज में वो उतनी लोग गर्मी नहीं है। बहुत सारे लोकल फैक्टर्स पे चीजें तय होती है ना चुनाव में। चुनाव फॉर्मूलों से तो होता नहीं है। इवन जैसे राजस्थान में ही जो स्थिति है, अब देखिए जैसे जैसे इलेक्शन आते जाता है, कई बार बागी होते हैं, कई उम्मीदवारों का अपना होल्ड होता है, कई लोगों को सत्ता पक्ष ही नहीं हराना चाहता है। जिस नहीं, नंदकिशोर ठीक है, यादव वो को तो जिस नंदकिशोर यादव को लेकर के जब लालू चुनाव प्रसाद की जी घोषणा हमलावर होगी, थे। संजीव सुनिए ना। भाई, संजीव भाई हाँ, सुनिए तो, जब चुनाव हाँ, की घोषणा होगी तब की बात तब है। अभी हाँ। के नजर से क्या दिखाई पड़ रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। अभी तो बहुत अभी चर्चा उनके करेंगे मन हम में लोग। यही होगा, वो बमुश्किल 10-15 वैसे सीट चिन्हित करके चल रहे होंगे जहां उनको कर लेना है। 40 की बात करना अलग बात है। वही मैं कह रहा हूं कि उनको मिलेगा कहाँ। शहीद होने के लिए कोई चाहिए ना, या तो रनर होने के लिए चाहिए, या करियर बनाने वाला जो आएगा। यदि दोनों हैं साथ